से करना है सिलेबस। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक चीज़ और ध्यान करेंगे कि हर टॉपिक में क्या उसकी वेटेज है, क्या उसके मार्क्स हैं और क्या उसके टॉपिक उसमें कवर हो रहे हैं। और दोस्तों अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप उसे पढ़ना शुरू करते हो तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपको क्या सिलेबस पढ़ना है पूरे साल थ्रू आउट द ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि आपके जो क्लास 10th में जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस हिसाब से। तो दोस्तों इसे सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले सीबीएसई ने कहा है जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ नंबर सिस्टम, और जो आपका नंबर सिस्टम है वो आपके पास 6 मार्क्स का है। तो नंबर सिस्टम तो आपको जब ये जो कैटेगरीज है ये अगर आपको पता होगा कौन सा यूनिट कितने मार्क्स का है तो आप उसके हिसाब से भी यूनिट के हिसाब से भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। चलिए सबसे पहले नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का जो यूनिट है वो है 6 मार्क्स का। सेकेंड यूनिट में हमारे पास आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा है 20 मार्क्स का। थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओनली एक चैप्टर है जो आपके पास 6 मार्क्स का है। देन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री आपके पास आएगी 15 मार्क्स। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। तो दोनों चैप्टर को मिला के आपके पास 12 मार्क्स का ये चैप्टर है। नेक्स्ट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपके पास 12 एंड 13 2 चैप्टर हैं बेटा, ये आपके पास दोनों चैप्टर मिला के आपके पास 10 मार्क्स के हैं। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी आपके पास 14 एंड 15 लेसन जो है वो 11 मार्क्स है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कौन कौन से लेसन के कितने कितने मार्क्स हैं, तो उसके हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 1। अब जो यूनिट 1 है इसमें हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रियल नंबर। जो आपके पास फर्स्ट चैप्टर है ये आपके 6 मार्क्स का चैप्टर है। अब इस चैप्टर में आपके पास क्या क्या आएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का है वो आपके पास इस सिलेबस में है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी इसको बोलते हैं। इसकी स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, इसके एग्जांपल्स याद रखने हैं, और इसमें आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे ये आपको आपके पास क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ अ डेसिमल्स। तो आपके पास जो भी एक क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, वो आपके पास इस वाले पार्ट में आता है प्रूफ करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है डेफिनेट 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का पक्का एक क्वेश्चन आते ही आता है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर अपने सीबीएसई एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल्स। तो दोस्तों ये आपने शांत अशांत वाला एक क्वेश्चन किया है, ये आपके पास 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का आ जाता है एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो जिसमें आपने डिनोमिनेटर को है वो बिना डिवाइड किए बताना होता है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये 1 2 3 तरह के क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से बनते हैं, और ये टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो आपके पास रहेंगे 6 मार्क्स का ये चैप्टर रहेगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 जो है यूनिट 2 अलजेब्रा जिसमें आता है, अलजेब्रा का हमने मार्क्स किए थे, अलजेब्रा था 20 मार्क्स का। तो दोस्तों ये जो यूनिट 2 है ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इस यूनिट में आता है पॉलिनोमियल्स, जो कि आपके पास चैप्टर है आपकी बुक में जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आपको फाइंड आउट करना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपके पास सेकंड चैप्टर है जिसमें हम बोलते हैं शून्य को निकालना। ऑन रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आपके पास द्विघात समीकरण है, जो द्विघात बहुपद हैं, उन बहुपदों के जो शून्य है उनके बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करने के लिए सेकंड चैप्टर में आपके पास ये है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट इन सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स। तो आपके पास ये डिवीजन वाला एक क्वेश्चन इसमें आपके पास आ सकता है। आपके पास जीरोस के जो रिलेशंस है उसको डिफाइन करने के लिए आपके पास आ सकता है। तो ये आपके पास यूनिट 2 का फर्स्ट जो चैप्टर है वो है सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 है, ये भी आपके पास आता है इसी यूनिट में। तो इसमें क्या बोलता है हमें, सबसे पहले हमें बोलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in 2 variables and graphical method of their solution, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। तो आपके पास यहाँ पर एक आपने 3 जो सोल्यूशन किए हैं। सबसे पहले आपने किया होगा शून्य अद्वितीय हल, दूसरा आपके पास अनेक हल और तीसरा कोई हल नहीं। ठीक
ठीक है, ये आपको चेक करना है और चेक करने के बाद आपको मेथड को यूज़ करना है। तो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, संगत और असंगत और एक ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन, ये आपके पास इस सिलेबस में, इस चैप्टर में है। नेक्स्ट है अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो ये जो अलजेब्रिक कंडीशंस की बात हम लोग कर रहे हैं, अलजेब्रिकल में आपके पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 पहली कंडीशन थी जो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय हल के लिए थी। सेकंड कंडीशन थी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये थी अनेक हल के लिए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। थर्ड कंडीशन दोस्तों हम लोगों ने की थी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये तीन कंडीशंस हैं जिसके बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, solution of a pair of linear equation in two variables algebraically by substitution, elimination and cross multiplication method। तो दोस्तों आपके पास solution जब निकालना है, आपके पास तीन मेथड आपके पास दिया है, चार मेथड है बेसिकली। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको जो आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे, हो सकता है आपको इस बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वज्र गुणनखंड विधि से जो भी आपके पास समीकरण दिए रहेंगे उनको सॉल्व करना है। तो इसलिए आपने इस बार स्ट्रेस रखना है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हर मेथड आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। तो आपके पास ये जो वर्डिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको आपने कैसे लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना और कैसे उसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो ये आपके पास सेकंड चैप्टर में आपके सिलेबस में है। चलिए नेक्स्ट थर्ड चैप्टर, ये भी आपके पास यूनिट 2 अलजेब्रा का ही पार्ट है, ये चैप्टर नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 4 में नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आपके पास ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपके पास है। जो भी आपके पास द्विघात समीकरण है, उस द्विघात समीकरण को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है वो क्या फॉर्म्स है उसके बारे में। सेकेंड पार्ट है सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली रियल रूट्स। तो आपके पास एक कंडीशन आएगी यहाँ पर, जो मूल हैं उनका वास्तविक है या नहीं है, तो आपको वही क्वेश्चन करना है जो आपके पास वास्तविक मूल होंगे। तो इसके लिए कंडीशन आपने करनी है d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी या जो d है वो 0 से बड़ा आएगा, मीन्स प्लस पॉजिटिव में आएगा, तो आपको सोल्यूशन निकालना है। तो ये कौन से मेथड से है, नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास अल्फा एंड बीटा, अल्फा इक्वल्स टू -b + √d/2a और d की वैल्यू हमारे पास क्या थी, b² - 4ac। सो दोस्तों याद रखना है जो d है उसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट और विविक्तिकर हिंदी में बोलते हैं, तो वो भी आप इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है सेकंड में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो मेथड आपके पास है, नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड और नंबर 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपने ये दोनों फॉर्मूले आपने कर लेने हैं। थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्तिकर d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। d की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने देखना है कि जो रूट्स हैं वो रियल है या नॉन रियल है, मतलब जो मूल है वो वास्तविक है या अवास्तविक है। तो वास्तविक के लिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर d की जो वैल्यू होगी, d डिस्क्रिमिनेंट विविक्तिकर b² - 4ac, अगर ये 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, मीन्स प्लस में आ रहा है या 0 आ रहा है, तो वो क्या होगा, वास्तविक होंगे, रियल रूट्स होंगे। अगर नहीं है तो आपके अवास्तविक होंगे, मतलब नेगेटिव में अगर आएगा तो अवास्तविक होंगे। तो ये सब आपने इस चैप्टर में करना है। नेक्स्ट है फोर्थ सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटी टू बी इनकॉर्पोरेटेड। तो आपने यहाँ पर सीबीएसई ने इस बार पीसा पे थोड़ा फोकस ज़्यादा है सीबीएसई का, तो सीबीएसई ने इस बार कहा है कि जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास बनते हैं, जो वर्डिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं, सीबीएसई की इस बार गाइडलाइन है कि आपके पास 10% ऑफ द मार्क्स, मीन्स लगभग 8 to 9 मार्क्स, अगर आप 80 का आपका पेपर है तो आपको 8 to 9 मार्क्स का जो है वो पीसा बेस्ड आपके पास टेस्ट आएगा। तो उसमें आपके पास क्या रहेगा, आपकी जो सिचुएशनल प्रॉब्लम है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड रहेंगी। तो आपने इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं। नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आपके सेकंड यूनिट में ही है, इसे एपी बोलते हैं, चैप्टर नंबर 5, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें आपने इस चैप्टर में क्या क्या करना है, नंबर 1 डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म। तो यहाँ पर आपको nth टर्म फाइंड, बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म। तो आपको यहाँ पर निकालना है nth टर्म क्या है, कैसे निकालते हैं उसको। तो an का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर, वो जब चैप्टर हम लोग करेंगे उसमें डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। तो यहाँ पे आपने Sn का 2 फॉर्मूलेज हैं आप लोग यूज़ करेंगे। तो
तो सम ऑफ द एन टर्म आपको निकालना है या सम दिया रहेगा, आपको एन की वैल्यू निकालनी है या फर्स्ट टर्म निकालना है, वो सारे जो हैं क्वेश्चन वो इस चैप्टर में आपके पास आएंगे। और नेक्स्ट है देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम। तो दोस्तों पीसा के अंडर जो है ये थर्ड क्वेश्चन आपके पास बनता है, जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो उससे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से समांतर श्रेणी से कैसे आप लोग मिला के उसे करेंगे, तो वो भी आपको इस सिलेबस में करना है। नेक्स्ट आपके पास स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें आपके पास आता है 2 डायमेंशनल लाइंस आती हैं। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, और डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर वो है डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला को हम बोलते हैं दूरी सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला को हम बोलते हैं विभाजन सूत्र, और एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आप लोग उन यूनिट्स उन पॉइंट्स के लिए करेंगे जिनके आपके पास यूनिट्स दिए रहेंगे, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दी रहेगी। चलिए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, चैप्टर 4 ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री जो है हमारे पास वो जो उसमें फर्स्ट टॉपिक है दैट इज ट्रायंगल। और ट्रायंगल में दोस्तों हमारे पास मेनली बेसिकली जो हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं जो हम लोग प्रूफ करेंगे। सबसे पहले है प्रूफ इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। तो आपको एक ट्रायंगल दी रहेगी, कोई 2 पॉइंट्स रहेंगे, वो सेम रेशो में इसको डिवाइड करते हैं, तो आपने प्रूफ करना है कि वो पैरेलल है। तो ये इसका कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसका जो दूसरा नाम है वो थेल्स थ्योरम एंड बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है इफ अ लाइन डिवाइड 2 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये एक दूसरे के कन्वर्स है। ये एक थेल्स थ्योरम आप लोग करेंगे, एक थेल्स का विलोम करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड, इफ इन अ 2 ट्रायंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड द ट्रायंगल आर सिमिलर। एंड फोर्थ भी आपका सेम है, इफ द corresponding side of a 2 triangles are proportional and their corresponding angles are equal then the 2 triangle are similar। तो दोस्तों ये आपके पास सिमिलर ट्रायंगल्स वाला चैप्टर है, समरूप त्रिभुज वाला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में आपने समरूप त्रिभुज जो है वो प्रूफ करना है, उसकी क्या क्या आपके पास बेसिक चीज़ें दे रखी होंगी वो इसमें आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट ट्रायंगल का ही पार्ट है, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1 एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल। आपके पास 2 ट्रायंगल हैं, दोनों में अगर कोई 2 एंगल इक्वल है एंड देयर साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल द 2 ट्रायंगल आर सिमिलर। तो ये आपको सिमिलरिटी जो है वो प्रूफ करनी है यहाँ पर, एंगल साइड एंगल या एंगल साइड साइड जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज हैं सिमिलरिटी की वो आपने प्रूफ करनी है। चलिए नेक्स्ट है, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज द ट्रायंगल ऑन ईच साइड ऑफ अ परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास त्रिभुज दी रहेगी, समकोण त्रिभुज। अगर इसके एक शीर्ष से कोई जो आपके पास हाइपोटेन्यूज है, जो कर्ण है, कर्ण के ऊपर एक लंब खींचा जाता है, तो आपने प्रूफ करना है कि जो 2 छोटी ट्रायंगल है वो बड़ी ट्रायंगल और आपस में भी क्या है, समरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक का, एक एग्जांपल है, एक थ्योरम है कि अगर कोई 2 त्रिभुज हैं आपके पास समरूप दिया है तो आपको सिद्ध करना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के योग के वर्गों के बराबर होता है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास प्रूफ इन अ राइट triangle the square on the hypotenuse equals to the sum of the squares on the other 2 side। तो दोस्तों ये जो थ्योरम है वो आपके पाइथागोरस थ्योरम है, आपको पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करना है, ये उसकी स्टेटमेंट है। नीचे वाली जो है वो उसका विलोम है, पाइथागोरस थ्योरम का विलोम, ये भी आपको स्टेटमेंट प्रूफ करनी है। इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर 2 साइड द एंगल्स ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो ये आपने पाइथागोरस और उसका विलोम जो है वो आपने प्रूफ करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर्कल्स की। जो सर्कल्स है दैट इज टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको स्पर्श रेखा के बारे में बात करनी है इस चैप्टर में। नेक्स्ट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो दोस्तों ये भी आपने प्रूफ करना है इस चैप्टर में कि जो स्पर्श रेखा होती है और जो आपकी त्रिज्या होती है वो एक दूसरे के ऊपर लंब होती है। तो ये आप प्रूफ करेंगे इस चैप्टर में और इंपॉर्टेंट ये पार्ट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये आपने प्रूफ करना है यहाँ पर कि जो आपकी स्पर्श रेखाएं होती हैं वो अगर किसी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं डाली जाए तो उनकी जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास कंस्ट्रक्शन आता है इसी टॉपिक में। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग करेंगे दोस्तों डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट
इन अ गिवन रेशो, ये इंटरनली जो लाइन जो डिवाइड करनी है आपको वो इंटरनली डिवाइड करनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आता है टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड इट। तो आपको जो टेंजेंट हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इस चैप्टर में आपको टेंजेंट की जो कंस्ट्रक्शन करनी है वो आपने इस चैप्टर में करनी है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल, आपको पेपर में हर बार ये क्वेश्चन आता है कि आपने एक ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है जो गिवन ट्रायंगल के सिमिलर होगी, ठीक है। तो ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर आपके पास आते हैं, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 में आपके पास 2 टॉपिक है। नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल जो एंगल 90 डिग्री से कम है हम उनके बारे में बात करेंगे। प्रूफ फॉर देयर एग्जिस्टेंस, मोटिवेट द रेशियोज विच आर डिफाइंड 0 एंड 90 डिग्री। तो हमने उन्हीं रेशियोज की बारे में बात करनी है जो 0 और 90 डिग्री के बीच में, मीन्स 0, 45, 60 एंड 90। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 30, 45 एंड 60 एंड रिलेशन बिटवीन द रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कोसीकेंट, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो यहाँ पर दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि फॉर एग्जांपल एक फॉर्मूला है हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, और इसी पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस भी आएंगे। नेक्स्ट इस यूनिट का पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों ये जो हाइट एंड डिस्टेंस है इसमें आपके पास 2 चीज़ें आएंगी, एक है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है आपके पास, अगर आप किसी चीज़ को, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा जब आप नीचे खड़े होकर किसी ऊपर हाइट वाली चीज़ को देखते हो। फॉर एग्जांपल मैं नीचे गली में खड़ा हूँ, मैं कार में बैठा हूँ और ऊपर कोई छत पर खड़ा है, अगर मैं छत वाले आदमी को देख रहा हूँ तो मेरा जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो उसी एंगल ऑफ एलिवेशन को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे उस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व करना है, वो इस चैप्टर में है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनेगा वो ऊपर से हाइट से अगर आप नीचे की तरफ देखते हो। तो दोस्तों इसमें आपके पास सिंपल प्रॉब्लम ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपके पास जो यहाँ पर आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन शुड बी ओनली 30, 45, 60। जो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30, 45 एंड 60 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे चैप्टर की बात करते हैं। इसमें आपने करना मोटिवेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल और इससे रिलेटेड जितने भी पार्ट सर्कल के हमारे पास बनते हैं उसके एरियाज़ की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर को हम बोलते हैं त्रिज्यखंड, एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो त्रिज्यखंड और सेगमेंट है वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है हम लोग उसके बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अबव सेड प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर कौन सी, आपके पास सेक्टर और सेगमेंट। तो हम लोग यहाँ पर सेक्टर और सेगमेंट के पेरीमीटर और उसके एरिया के और सर्कमफ्रेंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट बोलता है प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। आपके पास गिवन है जो सेंट्रल एंगल है। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है ये सब हम लोग जब चैप्टर करेंगे उसमें करेंगे दोस्तों। तो आपने सिर्फ अभी याद रखना है कि आपके पास जो एंगल है वो 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और प्लेन फिगर्स जो हैं वो ट्रायंगल और सिंपल क्वाड्रिलेटरल और सर्कल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होनी चाहिए। तो ये इतना ही आपका सिलेबस में है। नेक्स्ट है आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम्स की बात करते हैं, ये आपका चैप्टर नंबर 13 है। तो दोस्तों इसमें आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो आपके पास आपके सिलेबस में कौन कौन से फिगर्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्यूब घन, क्यूबाइड घनाभ, स्फीयर गोला, हेमिस्फीयर अर्धगोला एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो आपके पास सिलेंडर्स भी हैं, सिलेंडर मीन्स बेलन, एंड कोन्स, कोन्स आपके पास है शंकु, एंड फ्रस्टम ऑफ अ कोन, तो शंकु का छिन्नक। तो ये आपके सिलेबस की जो फिगर्स हैं। अब आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो इनके कम्बिनेशन पर आएंगे। मीन्स हो सकता है क्यूब और क्यूबाइड का कम्बिनेशन हो सकता है स्फीयर और क्यूबाइड का कम्बिनेशन हो सकता है आपके सर्कुलर सिलेंडर और कोन्स का कम्बिनेशन हो। तो ऐसे फिगर्स का कंबाइन करके आपके पास क्वेश्चन आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अनदर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम विद कम्बिनेशन ऑफ नोट मोर देन
व्हेन टू डिफरेंट सॉलिड्स बी टेकन। तो आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि आपके पास जो आपके पास सॉलिड फिगर्स हैं, आप उन्हें क्या करेंगे, उनसे कंबाइन करके एक नया सॉलिड बनाएंगे। तो उसमें आपने इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का हम लोग फॉर्मूला ये अप्लाई करते हैं। उसमें आपका वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा। वो डिटेल्स हम लोग जब चैप्टर करेंगे तब करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने याद रखना है कि हमारे सिलेबस में इतना ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट एंड यूनिट नंबर 7, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपका मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा आएगा। तो अब आपके पास ग्रुप डाटा है, यहाँ पर आपके सिलेबस में इंडिविजुअल डाटा नहीं है। उसमें मीन निकालना, मीन के पास आपके पास 3 मेथड है। सबसे पहले आपके पास प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य और तीसरी है पग विचलन। मीन्स डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन एंड एज्यूम्ड मीन। आप 3 मेथड से आप लोग मीन निकालेंगे। तीनों मेथड आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट है मीडियन एंड मोड ऑफ अ ग्रुप डाटा। तो मीडियन, माध्यक और बहुलक ये भी आपको निकालना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जिसको हम लोग ओजीव भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये जो ओजीव है, तोरण जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, तोरण का जो क्वेश्चन है वो 101% आपको क्वेश्चन में आता है, बोर्ड के एग्जाम्स में आता है। 2 ही ग्राफ के क्वेश्चन बनते हैं हमारी बुक में, एक चैप्टर नंबर 3 से ग्राफ वाला क्वेश्चन और एक चैप्टर नंबर आपका 14 से ओजिव। तो तोरण और इनमें से दोनों में से एक क्वेश्चन ग्राफ का आना ही आना है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लेना है। चलिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो प्रायिकता वाला चैप्टर आप लोग 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं से आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। यहाँ पर भी सेम वही कंसेप्ट रहेगा। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, उसके क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कब वो 0 होगा, कब वो 1 होगा। फिर उसके बाद आपके पास डाइस वाली प्रॉब्लम्स हैं। अब आपके पास जब आप 10th क्लास में आ गए हो, जो डाइस है आपके पास डबल डाइस वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, जो आप कॉइन्स की बात कर रहे थे, आपने 9th क्लास में डबल कॉइन तक किया था, अब यहाँ पर आपके पास ट्रिपल कॉइन भी आ जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा, थोड़ा सा आपको उसको एडवांस कर दिया गया और कुछ नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ के समझेंगे तो ये वाला चैप्टर है वो सबसे ईजी चैप्टर है और बहुत जल्दी कवर होने वाला चैप्टर है। तो दोस्तों ये था आपके पास यूनिट नंबर 7। तो चलिए नेक्स्ट जो बात करते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, वो है मार्क्स। तो दोस्तों आपके पास 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर वो मैंने आपको बता दिया, डिस्कस हमने कर लिया सिलेबस में। अब जो 20 मार्क्स हैं वो आपके हैं इंटरनल असेसमेंट। तो दोस्तों इंटरनल असेसमेंट में 20 मार्क्स में क्या क्या चीज़ें जो हैं टीचर चेक करेंगे, सीबीएसई क्या क्या गाइडलाइन देते हैं टीचर्स को। तो सबसे पहले है पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट। तो टीचर्स आपको बहुत सारी असाइनमेंट देते हैं थ्रू आउट द ईयर और एक टेस्ट जो लेते हैं। तो एक कोई टेस्ट, बेस्ट टेस्ट और एक मल्टीपल असेसमेंट है आपके पास। 5 मार्क्स की पेन पेपर टेस्ट है और 5 मार्क्स की असेसमेंट है जो आपको टीचर देते हैं। तो आपने दोस्तों जो भी असाइनमेंट आपके टीचर्स आपको देते हैं, प्लीज़ आपने वो टाइम पर और अच्छे से बना करके अपने टीचर्स को देनी है, ताकि आपके 5 आउट ऑफ 5 लग जाए। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो। तो दोस्तों ये जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो आपके टीचर्स आपके लिए बनाते हैं। पूरा साल भर आपका बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड द वर्क क्या है, एटीट्यूड टुवर्ड्स द टीचर्स क्या है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीचर्स के पास इनका एक लिस्ट होती है जिसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बनता है। आपका बिहेवियर क्या है, आपका सिटिंग स्टाइल क्या है, आपका होमवर्क स्टाइल क्या है, आपकी राइटिंग क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। तो वो पोर्टफोलियो के जो हैं वो 5 मार्क्स हैं और हर टीचर आपका पोर्टफोलियो बनाता है जिस पे बेस्ड आपके मार्क्स जाते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आप 90+ स्कोर करना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका बिहेवियर स्कूल में बहुत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट लैब प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल के आपके 5 मार्क्स हैं जो प्रैक्टिकल फाइल आपसे बनाई जाती है। तो प्रैक्टिकल फाइल भी आपने टाइम से बना के अपनी सबमिट कर देनी है। तो इसी तरह आपके जो 20 मार्क्स ये हैं, और ये 20 मार्क्स दोस्तों ये आपके हाथ में हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे, और मैं तो ये कहता हूँ 100 मैथ सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लेके आना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको रेगुलरली अपनी असाइनमेंट्स करनी है, रेगुलरली अपना जो वर्क है वो करना है, रेगुलरली रिवीजन रखनी है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारी बुक्स। चलिए बुक्स के बारे में बात करते हैं। तो आपके पास जो एनसीईआरटी बोलता है वो सबसे पहले है टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी पब्लिकेशन। कोई और पब्लिकेशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है हमारे पास गाइडलाइन फॉर मैथमेटिक्स, लेबोरेटरी इन स्कूल्स, क्लास 10 सीबीएसई पब्लिकेशन। एक लेबोरेटरी की बुक है, मतलब आपके प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल आपको स्कूल वाले आपको बता देंगे कौन सी है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी मैनुअल मैथमेटिक्स, सेकेंडरी स्टेज, एनसीईआरटी पब्लिकेशन। ये सब की सब बुक्स जो हैं वो एनसीईआरटी पब्लिकेशंस की हैं। नेक्स्ट दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बुक है वो है मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर बुक
प्रॉब्लम फॉर क्लास 10th NCERT पब्लिकेशन। ये एक एग्जाम्पलर बुक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं। और दोस्तों बड़े सिंपल सी बुक है, अगर आप मैथमेटिक टेक्स्ट बुक कर लेते हैं, एग्जाम्पलर कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एक्स्ट्रा बुक आपको करने की ज़रूरत होगी। आप सिर्फ और सिर्फ ये दोनों बुकों पे फोकस कीजिए। उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब आपकी ये दोनों बुक्स कंप्लीट हो जाए, आप कोई भी एक सैम्पल पेपर उठा करके सिर्फ अपने रिवीजन के लिए लास्ट में कर सकते हैं। और गारंटेड अगर आपने ये दोनों बुक्स अच्छे से कर ली और आपने अपना कोई भी एक सैम्पल पेपर रिवीजन के लिए कर लिया, वो कोई भी सैम्पल पेपर हो सकता है। मैं नहीं कहूँगा आपको कि आप ULIK लो, मैं नहीं कहूँगा आप लोगों को आप लक्ष्मी पब्लिकेशन का ले लो, मैं नहीं कहूँगा आप उपकार पब्लिकेशन का, कोई भी एक सैम्पल पेपर आप लोग उठा लो अपनी रिवीजन के लिए। वो रिवीजन करने के बाद आप लोग इस चैप्टर कर सकते हैं और 101% आप लोग 95 प्लस स्कोर करेंगे मैथ्स में दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट। ये सिलेबस आपको पता करने के बाद मुझे लगता है कि आप लोग आज से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे 90 प्लस स्कोर के लिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।